हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आज हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का 5th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर से जो लास्ट वाला पार्ट है इसका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ऑल, वहां से बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पता है, मैंने नीट 2023 में दी लास्ट ईयर एंड 2 क्वेश्चंस आए इस पे से। मेरे तो दोनों राइट थे, दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 340। लेकिन वही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को इतनी बार रिवाइज करना पड़ता है, पता है मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। इट्स लाइक इतनी बार रिवाइज करना पड़ता है, तो वही मेन पार्ट है इस चैप्टर का, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ इज समथिंग इंटरनल, ऊपर से नहीं, नॉट सुपरफिशियल, इट इज इंटरनल। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये सारी, यहाँ पे बिल्डअप बहुत है। आप वन शॉट देख रहे हो, यू डोंट नीड अ बिल्डअप राइट नाउ, बट स्टिल इसलिए तो मैं वो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट पेज, वो मैं हमेशा छोड़ के आती हूँ, बिकॉज हियर वी डोंट नीड बिल्डअप, वी जस्ट वांट कोर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ग्रोथ? Growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even the individual cell. Generally, growth is accompanied by metabolic processes, both anabolic and catabolic. टूटना बनना सारी चीजें होती है ग्रोथ में, that occur at expense of energy. एनर्जी भी खर्च होगी। therefore for example expansion of leaf is growth। मतलब लीफ का साइज में बढ़ना, ये भी एक ग्रोथ है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? तो वो स्वेल हो जाता है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोथ। इट्स नॉट इंटरनल बट ये ग्रोथ है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक एज के बाद प्लांट विल स्टॉप ग्रोइंग। प्लांट नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग, दे कीप ऑन ग्रोइंग। हम एनिमल्स की ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है कि हमारी एज एक एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है कि पूरे पार्ट ग्रो करते हैं। एनिमल एज अ होल ग्रो होता है। प्लांट का ऐसा है कि इट विल ग्रो जहां से उसे पसंद है। तो स्टेम ग्रो होगा, ब्रांचेस ग्रो होंगे, इंडिविजुअली ग्रोथ होती है। और इसको इंडिटर्मिनेट भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो लिमिट। Plant growth is unique because plants retain the capacity of unlimited growth throughout their life. This ability of plants is due to presence of meristems, वही हमारे डिवाइड होने वाले cells at certain location in the body. The cells of such meristem have capacity to divide and self-perpetuate. The product, however, soon loses capacity to divide. अभी कंटिन्यू हर एक सेल तो डिवाइड नहीं कर रहा है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी डिवाइड होते हैं, बट डिवाइड होने के बाद एक पॉइंट के बाद वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। थोड़े से मेरिस्टेम्स बचेंगे, लेकिन आधे सेल्स तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे और वो फिक्स सेल्स में बन जाएंगे। वो लूज कर देंगे अपनी कैपेसिटी डिवाइड होने की, तभी जाके मास बढ़ रहा है ना। सभी डिवाइड करता तो सभी कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते। लेकिन वैसा नहीं होता है, थोड़ा ही मेरिस्टेम होता है प्लांट में। आप एक प्लांट देखोगे तो सारा जितने भी सेल्स है वो सारे मेरिस्टेमेटिक नहीं है। सारे सेल्स मोस्टली लूज कर चुके हैं डिवाइड करने की कैपेसिटी, सिर्फ कुछ ही सेल्स के पास होती है, वहां से ही ग्रोथ होगी। आई होप इतना क्लियर है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी by activity of meristem is called open form of growth. What would happen if the meristem cease to divide? Does this ever happen? होता है, growth stop हो जाएगी और क्या होगा? In chapter 6 you have studied about root apical meristem and shoot apical meristem. You know that they are responsible for primary growth of plants and principally contribute to elongation of plants along their axis. तो ये लाइक क्या बोल रही थी मैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसकी फोटो भी दे रखी है यहाँ पे कहीं, ये देखो, ये है रूट, ये है शूट। रेडिकल प्लूम्यूल वो स्टार्टिंग वाला देखो, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ से ऊपर शूट ग्रो होगा, स्टेम ग्रो होगा, ऊपर वाली चीजें ग्रो होगी। ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ से पूरा रूट की ग्रोथ होगी। ये है वस्कुलर कैम्बियम, इससे क्या वर्ड था उसको, गर्थ बढ़ेगी, विड्थ। डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, द लैटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम अपीयर इन लेटर लाइफ। तो ये लेटर लाइफ में आते हैं, स्टार्टिंग से होते नहीं, ये लेटर लाइफ में आता है। वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, दीज आर मेरिस्टेम्स दैट कॉज इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ऑर्गन्स। बोला मैंने, दे आर एक्टिव, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट्स में होती है,
और जिम्नोस फॉर्म्स में भी होती है। ग्रोथ इज मेजरेबल, तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट stem, we would take in consideration length. If we're talking about, what are we talking about, हाँ, if we're talking about cell number, so हम cell के नंबर से काउंट करेंगे। तो ऐसे if we're talking about, हम weight mass as a unit ले सकते हैं ग्रोथ की। तो there are different kind of parameters. Growth is at cellular level is principally a consequence of increase in amount of protoplasm. तो सेल की ग्रोथ जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होने की वजह से है। Since increase in protoplasm is difficult to measure, we measure कैसे करेंगे? One generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by variety of parameters, some of which are increase in fresh weight में increase होना, dry weight में increase होना, length, area, volume. हम लेंथ से कर सकते हैं। इफ यू आर मेजरिंग अ लीफ, अगर हम लीफ को मेजर कर रहे हैं तो वी विल मेजर इट बाय एरिया से मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी सेल नंबर से हम कुछ चीजें मेजर कर सकते हैं। यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500। तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम मेज प्लांट का नीचे वाला रूट एपिकल मेरिस्टेम 1 घंटे के अंदर 17,500 न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। वेयर एज सेल्स इन अ वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज, अभी जो वाटरमेलन के सेल्स है वो 3,50,000 टाइम्स अपने साइज के लिए बढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा उनमें ग्रोथ होता है। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर, लेकिन बाद में वाले में सेल साइज के हिसाब से हमने देखो इंक्रीज इन सेल साइज को कंसिडरेशन में लिया है। While the growth of pollen tube is measured in the term of length, पता है मैंने लेंथ में मेजर कर सकते हैं। An increase in surface area denotes the growth of dorsiventral leaf. तो सरफेस एरिया से हम लीफ मेजर कर सकते हैं। ऐसे 4 आपको लाइक एग्जांपल्स काइंड ऑफ दिए, ये याद रख लेना। फेजेस ऑफ ग्रोथ, अभी हम देखेंगे ग्रोथ के फेजेस क्या होता है। The period of growth is generally divided into 3 phases, namely meristematic, elongation and maturation. तो ये 3 phases होते हैं ग्रोथ के। Let us understand by looking at root tips. कहाँ पे गया? कुछ फोटो वोटो था इधर। मैं लाइक बहुत सी बार ना इमेजेस मिस कर देती हूँ। आई ट्राई टू टेक, लेकिन पता नहीं इमेजेस कैसे मिस हो जाती है। The constantly dividing cells both at root apex and shoot apex represent meristematic phase of growth. आपके पास भी NCERT है, जाके देखो। तो वही the constantly dividing cells both at root apex and shoot apex represent meristematic phase of growth. The cells in region are rich in protoplasm. अभी इतना उनको ग्रो करना है तो प्रोटोप्लाज्म तो होएगा ही ना। And possess large conspicuous nuclei. Their cell wall are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connections. तो बड़े बहुत सारे connections होते हैं उनके पास, plasmodesmatal connections. The cells proximal just next away from the tip to the meristematic zone represent phase of elongation. तो जैसे ही meristematic वाले cells खत्म हुए, उसके ऊपर elongation वाला रीजन है और उसके ऊपर है maturation वाला रीजन। maturation वाले रीजन में रूट हेयर्स देखने मिलेंगे। increased vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition are characteristic of cells in this phase. तो देखो elongation वाले रीजन में जो cells है उनकी ये characteristics है। vacuolation मतलब increased vacuole, cell enlargement, new cell wall deposition, cell wall का deposition हो जाता है। further away from the apex that is proximal to the elongation phase, अभी आएगा phase of maturation. The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. तो वो like maximum size पहुंच चुके होते हैं। Most of the tissues and cell types you have studied in chapter 6 represent this phase. अरे ये क्या हो गया? Wait. Growth rates. अभी यहाँ से थोड़ा सा important पार्ट शुरू हो रहा है। देखो 2 टाइप की ग्रोथ है, एक है अर्थमेटिक, दूसरी है जोमेट्रिक। ये है अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, ये हमारा सेल है, ये डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2 सेल्स बन गए। अभी ये दोनों सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे फर्दर, ये जो एक वाला सेल है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही सेल के पास कैपेसिटी बचेगी कि ये डिवाइड करे। फिर ये भी 2 में डिवाइड किया, तो अर्थमेटिक ग्रोथ में एक सेल से बढ़ रहा है। इधर 1 सेल है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, जस्ट बिकॉज ये 2 सेल बने, ये फिक्स हो गया। अभी ये डिवाइड नहीं करेगा, दिस इज फिक्स्ड।
इट्स डिफरेंशिएट है। फिर अभी इसके पास तो डिवाइड करने की कैपेसिटी है, तो ये और दो में डिवाइड कर गया। ये हमारा फिक्स वाला इधर है, ये और दो में डिवाइड किया तो ये एक और बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे और दो सेल्स बन गए तो वो भी फिक्स हो जाएगा। फिर भी इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, तो ये एक ही सेल डिवाइड करता है और फिक्स होते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। ये एक 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 करके ग्रोथ होती है। अभी ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखो, इसमें क्या होगा, दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64, तो वो ऐसे, अभी 64 को हिंदी में मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है, तो वही वैसे। तो ये है हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सेल्स दैट हैव, अभी जब देखो जाइगोट है तो सारे सेल्स के पास मतलब जाइगोट तो एक है, अभी सारे सेल्स बने ही नहीं, बट जैसे ही जाइगोट डिवाइड करना शुरू होगा सेल्स के पास भी, जितने भी बनते हैं सेल्स उनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो देखो जाइगोट एक है, फिर मतलब 2 में डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया, आगे डिवाइड वो करते जा रहा है, और इन सारे जितने भी ब्लू सेल्स है, डार्क ब्लू, उनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है। लेकिन जैसे ही ये लाइट ब्लू सेल्स है ना, इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो अभी देखो ये ऐसे बढ़ता है। ज्योमेट्रिक फेज से हम जा रहे हैं अर्थमेटिक फेज में, तो यहाँ पे वही है, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिक फेज चालू था, बाद में हमको अभी बेबी पूरा ग्रो होगा, सेल्स को डिफरेंशिएट होना पड़ेगा ना, फिक्स होना पड़ेगा कि नहीं अभी डिवाइड नहीं करना है, तो ऐसे सेल्स फिक्स होके ही स्ट्रक्चर बनेगा पूरा। तो ऐसे ज्योमेट्रिक से हम अर्थमेटिक पे शिफ्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ रहा है। ये आपको याद रखना है, ये वाला है अर्थमेटिक ग्रोथ का कि एल टी इज इक्वल टू एल जीरो आर टी। यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है। एल टी क्या है, लेंथ एट द टाइम टी, टाइम टी पे जितनी लेंथ है, मतलब ये ग्रोथ का फॉर्मूला दे रखा है देखो। और लेंथ एट द टाइम जीरो पे कितनी लेंथ थी, टाइम टी पे कितनी लेंथ है, आर इंटू टी। आर है ग्रोथ रेट या फिर इलांगेशन पर मिनट, और ये है, ये वाला याद रखना, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का। तो फर्क देखो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ऊपर स्क्वायर वाली जगह पे ये तो बेस है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ये भी कहीं तो भी क्वेश्चन आया था कि इस फॉर्मूले में इसमें ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ये कहाँ से मैंने ऐसे फालतू क्वेश्चन देखे पता नहीं, बट ये भी था क्वेश्चन में। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आप रीड करो, मैंने जो बताया वही है। एक और चीज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, आइडियलाइज सिग्मोइड कर्व टिपिकली सेल्स इन कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट्स एंड प्लांट ऑर्गन्स। तो देखो ये होता क्या है, लैग फेज, स्टार्टिंग में लैग फेज चालू है, धीरे 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 ग्रोथ हो रही है। ये है साइज वेट ऑफ ऑर्गन, मतलब ये वही ग्रोथ का मेजर। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब पहले लैग फेज, लैग कर रहा था वो, लाइक हल्लू 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 ग्रोथ हो रही थी। एक्सपोनेंशियल फेज में बहुत फटाक से ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ हो रही है, हम ऐसे बोलते हैं ना कोई भी चीज का एक्सपोनेंशियल फेज, तो वो। और स्टेशनरी फेज, एंड में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, एकदम स्टेशनरी, इट्स ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है, तो वो वैसा, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये याद रहने चाहिए तीनों, बिकॉज इस पे मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं कि ये क्या है, ऐसे आपको एबीसी डाल देंगे तो आपको पता है। नीचे वाला जो है वो लैग फेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, फिर है एक्सपोनेंशियल फेज, बहुत फास्ट ग्रोथ, और फिर है स्टेशनरी फेज, अभी ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है ग्रोथ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, ये देखो, ये एरिया में कैसा ग्रोथ है, देखो डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट्स पे मैंने इतने क्वेश्चन देखे हैं, एक क्वेश्चन आएगा पंचट एकदम। वेट, आई विल शो यू एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट होता क्या है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन also be made in two ways। अभी ये दो वेज है, एक तो एब्सोल्यूट रेट है, एक तो रिलेटिव रेट है। द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट, हम नॉर्मली टोटल ग्रोथ पर यूनिट को मेजर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। हम उसको एब्सोल्यूटली मेजर कर रहे हैं, नॉट कंपेयरिंग इट विथ एनीथिंग एल्स। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड एज कॉमन बेसिस, एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। इनिशियल पैरामीटर पे ये डिपेंड कर रहा है, तो ये लाइक इसको रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं हम।
इन कंपैरिजन बोल रहे हैं। तो इस फिगर में देखो, यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ आपको समझेगा। Both leaves A and B have increased their area by 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का एरिया 5 सेंटीमीटर से ही बढ़ा इन गिवन टाइम टू प्रोड्यूस A1 एंड B1। ये लीव्स मतलब ये लीव 5 सेंटीमीटर का है, ये बढ़ गया मतलब ये बन गया 10 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्युटली ये जो दोनों लीव्स है, तो देखो ये लीव है 5 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लीव है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये जो लीव है वो कितने से बढ़ा? 5 से। तो 5 लाइक एब्सोल्युटली उतना ग्रोथ हुआ। और इधर भी देखो ये है 50 और ये है 55, तो 5 का ही डिफरेंस है, लेकिन एरिया में कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब रिलेटिवली देखा जाए तो ये कितना परसेंट बड़ा होगा खुद के? ये खुद के सिर्फ 10% बड़ा है, और ये खुद का 100% बड़ा है। बिकॉज 5 का लिटरली डबल हो गया है। एक 5 का लीव था वो सीधा 10 का हो गया है। तो नाउ दिस इज लाइक ये 100% बढ़ गया है। इसमें सिर्फ 10% ग्रोथ है, समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ 10% ग्रोथ हुई है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? व्हाई डू नॉट ट्राई राइट डाउन? यहाँ पे बहुत चीजें बोली है, देखो। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स है ग्रोथ के लिए। देन प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल enlargement which in turn requires water. Obviously turgidity of cells help in extension of growth. अभी सेल में जितना वाटर होगा, जितना सेल टर्जिड होगा, वो पुश करेगा, तो उससे लाइक सेल की ग्रोथ होती है। टर्जिडिटी हेल्प करती है ग्रोथ में। Thus plant growth and further development is intimately linked to water status of plant. Water also provides, like it is important ना, water is important for growth। अभी सेल्यूलर लेवल पे भी वो इतना important है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ, उसके लिए भी important है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज, करेक्ट। Nutrients, macro and micro essential elements are required by plants for synthesis of protoplasm, act as source of energy। तो देखो इसमें मिनरल न्यूट्रिशन में देखा होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं वो। क्लोरोफिल में, फिर ट्रांसपोर्ट में, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस में उनका बहुत ज्यादा रोल होता है। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स ग्रोथ। तो टेम्परेचर कभी भी ऑप्टिमम लगता है, वेदर इट बी फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस या फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए। इट इज लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत जरूरी चीज है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। इतना इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो वो चीजें भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सेल्स डिवाइड कर रही है, मैंने आपको बताया। अर्थमेटिक में कैसे हो रहा है कि सेल्स फिक्स हो जा रही है, डिवाइड हुआ और ये सेल फिक्स हो गया। नाउ दिस सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड, उसने डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर दी, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, अभी ये डिवाइड नहीं करेंगे। अभी बहुत सारी इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, अभी जैसे वेट, ये एक सेल था, ये डिवाइड होके बने 2 सेल्स, अभी 2 सेल्स बन गए ना। ये जो ग्रीन वाला सेल्स है ये डिफरेंशिएटेड है, मतलब अभी ये डिवाइड नहीं करेगा, अभी सिर्फ ये रेड वाला आगे डिवाइड करके और सेल्स बनाएगा, ये डिफरेंशिएट हो गया है। तो ऐसे ही होता है मोस्टली अर्थमेटिक ग्रोथ में। तो हमने यही देखा कि अभी ये रेड वाला भी डिवाइड करके ये बनाएगा एक और सेल, और एक और सेल जो बनेगा वो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कोई कोई कंडीशन में ऐसा होता है कि इनकी जो डिविजन की कैपेसिटी लूज हो जाती है, इनको जरूरत पड़ती है फिर से डिवाइड करने की, तो ये फिर से डिवाइडिंग सेल्स में बदल जाते हैं। इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन हुआ मतलब नॉर्मल सेल से ये इन्होंने लूज कर दी कैपेसिटी डिवाइड होने की, लेकिन इनको जरूरत पड़ी कि नहीं फिर से डिवाइड करना है, तो इनका डी डिफरेंशिएशन हुआ। अभी ये फिर से वो वाली स्टेज में आ गए जहाँ पे ये डिवाइड कर सकते हैं, और फिर बाद में अभी हो गया इनका डिवाइड करके। लेकिन डी डिफरेंशिएशन होने के बाद अभी फिर से इनको डिवीजन की जरूरत है नहीं, तो इनको फिर से डिफरेंशिएट हो जाना है, फिक्स सेल्स बन जाना है, वापस डिवाइड नहीं करना है, तो इनका होएगा री डिफरेंशिएशन।
यही लाइक यही है तीनों टर्म्स का मीनिंग। The living differentiated cells that may now have lost capacity to divide can regain capacity। अब जो उन्होंने डिविजन की कैपेसिटी लूज कर दी थी वो रीगेन कर सकते हैं, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और अगर फिर से वो डिफरेंशिएटेड बन गए कि नहीं हम तो डिवाइड नहीं करेंगे, लाइक बन गए वो अपना अपना, तो हो जाएगा री डिफरेंशिएशन। ये तीनों टर्म्स का मीनिंग। We have mentioned that growth in plants is open. Yes, it can be indeterminate or determinate. Now we may say that even differentiation in plants is open because cells tissues arising out of same meristem have different structures at maturity। वही तो सेम मेरिस्टेम से ही बन रहे हैं क्योंकि रूट एपिकल शूट एपिकल से, ठीक है, आगे उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। The final structure at maturity of cells tissues is also determined by location of cell within। For example, cells position away from root apical meristem differentiate as root cap cells। तो जो देखो जो दूर है मेरिस्टेम से वो रूट कैप में बनेंगे, जो नजदीक है मेरिस्टेम से well those push to the periphery mature into epidermis। जो एकदम बाहर के हैं वो एपिडर्मिस में बनेंगे। कैन यू ऐड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन? ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो हमने ग्रोथ तो देख ली, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या होती है? Development is term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence। तो germination होने से बुढ़ापे तक, senescence तक जो भी changes होते हैं उसको बोलते हैं development। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वेट वो भी देखेंगे। पहले एक और पढ़ लेते हैं। दिस अबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। मतलब प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी एक वो एबिलिटी है कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर्स में चेंज लाना। देखो, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो प्लास्टिसिटी उसको ही बोलते हैं कि एनवायरमेंट के हिसाब से या फिर कोई और फैक्टर्स के हिसाब से, मे बी लाइफ के फेजेस के हिसाब से प्लास्टिसिटी स्ट्रक्चर्स में चेंज होना। जैसे हेट्रोफिली, अलग अलग लीव्स इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। आपको ये तीनों एग्जाम्पल जैसे छपे हुए होने चाहिए दिमाग में। इतने क्वेश्चंस बनते हैं ये लेसन में से, बस इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। प्लास्टिसिटी किस में देखने मिलती है, वो प्रॉपर्टी क्या है जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेट्रोफिली क्या है, किस में देखने मिलती है, तो वो सारी चीजें। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर में देखने मिलती है। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। तो यहाँ पे किस चीज के बेस पे डिवाइडेड है? बचपन में लीव्स अलग थे, जुवेनाइल मतलब जब प्लांट छोटा होता है तब लीव्स अलग थे, बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद लीव्स का स्ट्रक्चर अलग है, इसको बोलते हैं हेट्रोफिली। और तो ये किसके बेसिस पे हुआ? लाइफ के फेज के बेसिस पे। अभी ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल है, difference in shape of leaves produced in air and those produced in water and buttercup also represent heterophilous development due to environment। अभी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हेट्रोफिली एनवायरमेंट की वजह से कहाँ होगी? एनवायरमेंट की वजह से पहले हमने देखा कि लाइफ के फेजेस की वजह से है, कि बचपन में अलग लीव्स है, बड़े होने के बाद अलग लीव्स है, लेकिन एनवायरमेंट की वजह से अगर बटरकप, ये जो बटरकप है वो पानी में है तो उसके लीव्स का शेप अलग होगा, अगर वो एयर में है मतलब वही लैंड पे है तो उसका शेप अलग होगा। तो वही यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर। तो ये एनवायरमेंट की वजह से है ना, एनवायरमेंट की वजह से हेट्रोफिली देखने मिल रही है, तो ये बटर कप में देखने मिलती है। इतने दो मतलब ये लाइक ये चार एग्जांपल्स याद रखना। कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर में जुवेनाइल और मैच्योर वाला सीन है, बटर कप में एनवायरमेंट वाला सीन है। This phenomenon of heterophily is an example of plasticity. Sequence of developmental processing plant। देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होंगी, बाद में डिफरेंशिएशन होंगे सेल्स के, एक्सपेंशन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, फिर मैच्योर सेल बनेगा, सेनेसेंस, बुढ़ापा, ये यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे सेल डिविजन, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स को फिर से डिवाइड करेंगे एंड ऑल, ये पूरा दे रखा है। नेक्स्ट हेट्रोफिली, देखो ये है बटर कप, बी जो एग्जाम्पल है वो बटर कप का है, टेरेस्ट्रियल और वाटर हैबिटेट। ये जो बाहर होते हैं वैसे होते हैं, पानी में होते हैं वैसे होते हैं। और जुवेनाइल और अडल्ट, ये देखो इसमें लार्कस्पर में मैंने बोला था लाइफ फेजेस पे है, तो जुवेनाइल में ऐसे लीव्स होंगे, अडल्ट में ऐसे। नेक्स्ट, thus growth, differentiation and development are very closely related events in life of plant. Broadly, development is considered as sum of growth and differentiation।
डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम है वो। डेवलपमेंट इन प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो बाहर के फैक्टर्स अंदर के फैक्टर्स दोनों अफेक्ट करते हैं। द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंट्रासेलुलर फैक्टर्स केमिकल सच एज पीजीआर मतलब हॉर्मोन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स, और इंट्रासेलुलर लाइक जेनेटिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। while the latter includes एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो होंगे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें अफेक्ट करती है एक प्लांट के ग्रोथ को। नेक्स्ट है देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब इस चैप्टर का, पूरे प्लांट फिजियोलॉजी का दिल है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का बोल रही हूँ मैं, नॉट इवन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले बोला कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे बहुत ध्यान देना। 2023 में यही साल मैंने बोला है लेक्चर के स्टार्ट में कि 2 क्वेश्चन आए लगातार, ऐसे एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मेरे वाले सेट में तो वैसा। तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो ध्यान दो। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स chemical composition. Okay, they could be indole compounds. Indole compounds कौन से है? इंडोल के डेरिवेटिव्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA। फिर वो एडेनिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं एन फरफ्यूराइल बोलते हैं इसको, फरफ्यूराइल अमीनो फ्यूरिन। ये कभी 2 साल में मुझे प्रोनाउंस करने का काम ही नहीं पड़ा, तो ये ऐसा है। काइनेटिन तो ये है एडेनिन के डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ABA एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स क्या होते हैं? गिबरेलिक एसिड, GA3, ये याद रखना है आपको। और गैसेस है इथाइलिन, C2H4। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर। इनको ये सारी चीजें बोली जाती है। देखो ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को, ये आप रीड करना, या फिर कुछ इतना दे नहीं रखा है, मैं बोलती हूँ आपको। तो 2 कौन से मेन ग्रुप है? एक तो प्रमोटिंग, दूसरा इनहिबिटिंग। प्रमोटिंग मतलब जो भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्लांट की ग्रोथ को या फिर बहुत सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, और इनहिबिटिंग मतलब वो स्टॉप कर रहे हैं कोई ना कोई चीजें। तो ये हो गए 2 टाइप के हार्मोन्स। प्रमोटिंग में कौन आते हैं? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। याद रखना 5 ही हार्मोन्स पढ़ने हैं हमें, लेकिन बहुत अच्छे से। ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन आएगा प्रमोटिंग हार्मोन में। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का काम बस रोकना है। इथाइलिन क्या करता है, लाइक दोनों तरफ है इथाइलिन, वो प्रमोटिंग भी है वो इनहिबिटिंग भी है, लेकिन उसको मेनली इनहिबिटिंग में कंसिडर करेंगे। और एब्सिसिक एसिड तो पूरा लाइक इनहिबिटर ही है, वो सारी स्टॉप करने वाली चीजें करता है। या आप रीड करना, द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई वो एक एक करके देखेंगे अब। सबसे पहले तो interestingly the discovery of each 5 major PGR have been accidental. पांचों discoveries accidental थी। All this started with observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that coleoptiles of canary grass, याद रखना canary grass, responded to unilateral illumination by growing towards light source, phototrophism। तो देखो इनको ऐसे हुआ कि लाइक इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे सनलाइट ज्यादा आ रहा है तो ग्रास उसकी तरफ ऐसे बेंड कर रहा है, इसमें पिक्चर में बताया है ऐसे। तो ऐसे ग्रास उसकी तरफ बेंड कर रहा है, तो इनको लाइक एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। तो इनको लगा कि लाइक प्लांट सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है। ये इस रीजन से होता है, जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ की ऑपोजिट साइड, मतलब अगर ये वाली साइड से सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे एक सेकंड को, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, और वो ऑक्सीजन लाइक टिप्स पे ही ज्यादा सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, और यहाँ के जो सेल्स है वो इलोंगेट हो जाते हैं, और वो सेल इलोंगेट होने की वजह से यहाँ के सेल्स छोटे छोटे होते हैं। तो इस रीजन से वो लाइक ऐसे टिल्ट करता है, लेकिन पहले अभी इनको पता नहीं था, इन दोनों को, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे को। After a series of experiments, it was concluded that tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile. Auxin was isolated from F.W. Wendt, मतलब F.W. Wendt ने उसको isolate किया from tips of coleoptiles of
ओट सीडलिंग्स, तो इसने ओट सीडलिंग से उसको आइसोलेट किया बाद में, पर यहाँ पे जो ऑक्सिन वाली चीज थी वो ऑक्सिन ही था, बट इनको पता नहीं था। नेक्स्ट है गिबरेलिन। गिबरेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो देखो, एक राइस के सीडलिंग्स थे, राइस के सीडलिंग्स, उसमें एक डिजीज हुआ, उसका नाम था बकाने, फुलिश सीडलिंग डिजीज। ये डिजीज कैसे हुआ? एक पैथोजन था गिबरेला फ्यूजिकुराई, गिबरेला फ्यूजिकुराई नाम का जो पैथोजन था वो, मतलब वो फंगस लग गया, फंगल पैथोजन, इस प्लांट पे वो फंगस लग गया राइस के सीडलिंग्स पे, तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगे और वो इतने लाइक वेरी फास्ट ग्रोथ होने लगी थी उनकी। तो ये ई कुरोवासा था, एक साइंटिस्ट, ई कुरोवासा 1926 में रिपोर्ट किया उसने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फंगस ऐसा क्या करता है कि प्लांट इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है और बाद में वो मर भी जाता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो ई कुरोवासा ने अपीयरेंस of symptoms of disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of fungus, the active substances were later identified as gibberellic acid. तो हमको बाद में पता चला कि ये फंगस ऐसा लाइक एसिड रिलीज करता है, गिबरेलिक एसिड, जिसकी वजह से प्लांट की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। गिबरेलिक एसिड मैंने बोला था प्रमोटर में आता है, तो वो बहुत ग्रोथ कराता है। इसका लाइक एजेंडा है ऐसा कि हर जगह इसको बस ग्रोथ करानी, तो साइज में, लेंथ में इंक्रीज करा देता है ये। नेक्स्ट है साइटोकाइनेंस। तो एफ और उसके कोवर्कर ने क्या किया? देखो, ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स, हाँ, द कैलस, कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्लोरिफिलेटेड ओनली, मतलब देखो सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, उसके मास को बोलते हैं कैलस, वो उनको इंटरनोडल सेगमेंट्स में मिला टोबैको प्लांट के। तो इन्होंने ये देखा कि ये तब ही ग्रो करते हैं जब इनको, ये जो कैलस है वो तब ही डिवाइड करेगा जब इनको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट का एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए, ये सारी चीजें, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर मीडियम में प्रेजेंट रहा तो ही ये कैलस जो है वो ग्रो करता है। तो ऐसा क्यों? इन एडिशन टू ऑक्सिन्स द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूट्रिएंट मीडियम इन सब में से कुछ तो एक चाहिए न्यूट्रिएंट मीडियम में। मिलर 1955 में लेटर आइडेंटिफाई किया उसने क्रिस्टलाइज्ड साइटोकिनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस टर्म्ड एज काइनेटिन। तो जो काइनेटिन है वो साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाला है, ये सेल डिवीजन में। साइटोकाइनिन जो पूरा फाइटो हार्मोन है, इट्स मोस्टली अबाउट सेल डिवीजन, बहुत सारी और भी चीजें हैं बट सेल डिवीजन कराता है। और इसका कुछ एक, हाँ, आई विल टेल इट लेटर, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का तो पूरा पैराग्राफ है अलग से। तो वो इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी, देखो मिलर ने किया था सबसे पहले, वो जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब उन जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ ये वाली चीजें एक्सट्रैक्ट, ये वाली चीजें मीडियम में होने की वजह से एक्सट्रैक्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए, तो इन चारों में से कोई एक चीज होने पे ही कैलस क्लोरिफिलेट करेगा। नहीं तो बाद में मिलर ने आइडेंटिफाई किया कि काइनेटिन नाम का सब्सटेंस आगे चल के। During mid-1960s, three independent researchers reported purification of chemical characterization of three different kinds of inhibitors: inhibitor B, abscission 2, dormin. ये तीन टाइप के इनहिबिटर्स मिले, इनको बाद में हमने एक ग्रुप में डाल दिया, वो था एब्सिसिक एसिड, मतलब एक ही था वो। लेटर ऑल थ्री वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल, इट वाज नेम्ड एब्सिसिक एसिड। एच कजिन्स, अभी ये है इथाइलिन की डिस्कवरी। एच कजिन्स 1910 में confirmed the release of volatile substance from ripened oranges. ripened oranges मतलब सड़े हुए ऑरेंजेस से जो volatile substance निकल रहा था, उस पे बात की इन्होंने। Has in the ripening of stored unripened bananas, तो ये जो substance रिलीज हो रहा था ये था इथाइलिन। का पे गया, हाँ, इथाइलिन होता है। अभी ये क्वेश्चन है, अकेला गेशियस पीजीआर है इथाइलिन जिसने, और इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सड़े हुए जो ऑरेंजेस है उससे निकल रहा है और ये बनानास को भी सड़ा दे रहा है, तो ये सड़ाने वाला क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन है। गैशियस पीजीआर, फिर आगे देखते हैं अभी क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ये ऑक्सिन है, and to other natural and synthetic compounds have certain growth regulating properties. They are generally produced by growing apices. Growing apices में मिलते हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। Where they migrate to regions of their action, auxins like IAA, indole butyric acid have been isolated from plants
NaA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सीजन में आता है। एंड मतलब ये वाले है ना सिंथेटिक ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से है? NaA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड are synthetic oxidants. All these oxidants have been used extensively in agricultural and horticultural practices. They help to initiate rooting in stem cuttings and application widely used for plant propagation. ये rooting, stem cutting इन सारी चीजों में काम आते हैं। Oxidants promote flowering in pineapples. Pineapples में flowering promote करेंगे। They help to prevent fruit and leaf drop at early stages. Early stages में गिरने नहीं देंगे फ्रूट को एंड ऑल कच्चा, बट प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स। तो ये लाइक न्याय करेगा सबके साथ कि जिनको गिर जाना चाहिए, जो ओल्डर है उनको गिरा देता है, जो यंग है उनको होल्ड करके रखता है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बड्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब एक सेकंड, ग्रोइंग एपिकल बर्ड की वजह से लैटरल बर्ड्स ग्रो नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। सिर्फ एपिकल बर्ड ही डोमिनेट करता है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, डीकैपिटेशन, आपको ये बात पता होनी चाहिए डीकैपिटेशन का मीनिंग क्या है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, शूट के टिप्स को अगर हमने रिमूव कर दिए, यूजुअली रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, इससे लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ होंगी। बिकॉज एपिकल मेरिस्टेम ही हमने कट कर दिया तो फिर लैटरल को ग्रो करने का चांस मिलेगा ना। It is widely applied in tea plantation hedge making. Auxins also induce parthenocarpy in tomatoes. देखो एक बात बोल रही हूँ मैं, सारी चीजें जितनी भी ऑक्सीजन के बारे में, जितने भी प्लांट हार्मोन्स के बारे में बोली गई है वो आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। Auxins also induce parthenocarpy in tomatoes. कौन करता है parthenocarpy in tomatoes? Auxins. They are widely used as herbicides. अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, 2,4-D, ये जो 2,4-D है वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स। ये डाइकॉट वीड्स को किल करेगा विदाउट हार्मिंग मोनोकॉट प्लांट्स। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। ये वाला यूज होता है, कौन सा वाला याद रखना, 2,4-D। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिविजन। जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिविजन, ये सारी चीजों में ऑक्सीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक हमारा फाइटो हार्मोन हो गया। नेक्स्ट है गिब्रेलिन्स, ये वाला भी लाइक ये ग्रोथ हार्मोन्स है ये सारे। गिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी PGR. देयर आर मोर देन 100 गिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगाई, हायर प्लांट्स. दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन. तो ये ऐसे लाइक गिब्रेलिक एसिड्स है। हाउएवर गिब्रेलिक एसिड वाज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब GA3 जो था वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था एंड रिमेन्स मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। GA3 सबसे ज्यादा स्टडीड है। ऑल GAs आर एसिडिक, एसिड है गिब्रेलिक एसिड। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स। देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज लेंथ ऑफ, देखो लेंथ ऑफ एक्सेस यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। अभी इसका वही काम है ना कि लेंथ बढ़ाना, तो ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ इंक्रीज करने के लिए भी गिब्रेलिन्स को यूज किया जाता था, मतलब जाता है। गिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, उसका शेप अच्छा हो जाता है, बड़ा होता है एप्पल। दे ऑल्सो डीले सेनेसेंस, सेनेसेंस भी डीले करते हैं, इससे बुढ़ापा भी लेट आता है। एंड दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर एज टू एक्सटेंड मार्केट पीरियड। तो अभी फ्रूट भी ज्यादा देर रह सकते हैं प्लांट पे। GA3 इज यूज टू स्पीड अप मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीवरी इंडस्ट्री। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने ये पैराग्राफ में बताई आपको ये याद रहनी चाहिए गिब्रेलिन्स के बारे में, ये गिब्रेलिन्स की वजह से हो रहा है। Sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stems. Spraying sugarcane crop with gibberellins increase the length of stem. अब stem की length increase हो गया तो फिर 20 tons per acre इतनी हमारी yield बढ़ गई है, thus increasing the yield 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers with GAs hasn't the maturity period, thus leading to early seed production. Juvenile conifers पे यही question था I guess कि हाँ यही था शायद जुवेनाइल कॉनिफर्स वाला क्वेश्चन। तो क्या है हार्मोन का नाम? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन या गिब्रेलिन पता नहीं, बट एनीवेज आपका आयल्स नहीं हो रहा है वहां पे जो आपको स्पीक करना पड़ेगा, तो प्रोनाउंसिएशन कितने भी खराब रहे चलेगा, सो डोंट क्रिटिसाइज मी ओवर माय प्रोनाउंसिएशन। हाँ तो वही बोल रही थी मैं कि जुवेनाइल कॉनिफर्स पे अगर GA हमने छिड़के गिब्रेलिक एसिड तो मैच्योरिटी पीरियड फास्ट हो जाता है, फास्ट मैच्योर होता है और तो हमें सीड्स जल्दी मिल जाते हैं।
जिब्रेलिन्स also promote bolting internode elongation just prior to flowering. इंटरनोड का elongation in beet cabbage and many plants with rosette habit. तो ये भी याद रखना, beet cabbage and many plants with rosette habit. Cytokinins, अगला हमारा है cytokinins. Cytokinins have specific effects on cytokinesis बोला मैंने डिविजन में. were discovered as kinetin modified form. अभी देखो ये डिस्कवर कैसे हुए थे, यहाँ पे भी इन्फो दिए वाली है. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन और प्यूरिन. एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म काइनेटिन. पहली बात ये प्लांट्स में नहीं मिलता है, ये प्लांट में नहीं मिलता है. सबसे पहले तो हमें ये कहाँ मिला था, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए. तो स्पर्म के, हेरिंग नाम की फिश थी, उसके स्पर्म में से हमको ये मिला था, स्पर्म के डीएनए में से. Kinetin does not occur naturally in plants. Search for natural substances with cytokinin-like activities led to isolation of zeatin from corn kernels, coconut milk. तो नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे अभी ये तो एनिमल्स में मिल रहा है ना काइनेटिन, तो इसका लाइक सेम काउंटर पार्ट बोल सकते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऐसा कुछ बोल रहा, तो वो है जिएटिन. तो जिएटिन हमको कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स में, कोकोनट मिल्क से, कॉर्न कर्नल से. तो हमने देखा ना कि क्यों डिवीजन में ये इंपॉर्टेंट है. कोकोनट के एक्सट्रैक्ट हमने पीछे बात की, ईस्ट एंड ऑल, तो वहां से भी ये मिल सकता है. सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी, ये हमारा मेन उद्देश्य है, सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो ये सारा राड़ा उसी की वजह से चल रहा था. have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apices, developing shoot buds, young fruits. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. ये सारी चीजें. Cytokinins helps overcome the apical dominance. Apical dominance जो चीज है हमने पहले ही पढ़ा, ऑक्सिन प्रमोट करता है, ये उसको प्रिवेंट करता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, एपिकल डोमिनेंस ये नहीं होने देता है. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस. लीफ सेनेसेंस डिले क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होगा. जो भी न्यूट्रिएंट्स लाइक बूढ़े पार्ट्स है, सेनेसेंट लीव्स या सेनेसेंट पार्ट्स है प्लांट के, वहाँ पे अभी उनको जरूरत नहीं है, तो वो गिर भी गए तो चलेंगे. यहाँ से सारा न्यूट्रिएंट यंगर लीव्स को पास ऑन हो जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा हार्मोन है इथाइलिन, गैसियस हार्मोन. अभी इसका लाइक बहुत सारा लिख के दिया हुआ है, बट ठीक है आई विल रीड. लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट, आपको याद रखना ही है. इथाइलिन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों के, तो ये पूरे पांचों हार्मोन रट लो, कुछ भी करो. और मेन चीज आप इसको है ना एकदम अच्छे से याद कर सकते हो इफ यू राइट इट डाउन प्रॉपरली, मेक योर प्रॉपर नोट्स अबाउट दीज 5 हार्मोन्स. आप पेजेस बना के चिपका सकते हो वॉल्स पे एंड यू कैन रिवाइज इट, आपको याद हो जाएंगे, फिर चीजें बैठ जाती है एक बार दिमाग में. इथाइलिन इज सिंपल gaseous PGR. It is synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripened fruits. तो जो भी बूढ़े पार्ट्स है, senescent पार्ट्स है, सड़े हुए फ्रूट्स है, वो इथाइलिन सिक्रीट करते हैं. Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings. अभी देखो क्या क्या होता है, मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. Horizontal growth of seedlings, swelling of axis, apical hook formation in dicot seedlings. याद रखना apical hook formation dicot seedlings में इथाइलिन. Ethylene promotes senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances respiration rate during ripening of fruits. This rising rate of respiration is called respiratory climatic. तो इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं. इस पे भी क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन है नहीं मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं इस पे मेरी मॉक वगैरह में या फिर बुक्स में क्वेश्चन पढ़ा है मैंने इस पे. इस लाइक जब भी सड़ रहा होता है कोई फ्रूट एंड ऑल, तो उस टाइम रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डोर्मेंसी, इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ये सब इथाइलिन की वजह से हो रहा है. इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स. इसमें भी क्वेश्चन था कि डीप वाटर राइस प्लांट्स में कौन करता है, इथाइलिन. इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स of shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth, root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption for surface, मतलब absorption surface. ये ऐसे लग रहा है ना कि
किसी के अवार्ड्स की लिस्ट है या फिर किसी की लाइक तारीफ ही लिखी हुई है, कितना लिखा है उन्होंने इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन ये भी कर लेता है, इथाइलिन वो भी कर लेता है। क्या अभी शादी करा है इथाइलिन की? Ethylene is used to initiate flowering for synchronizing food sets in pineapples. एक और अचीवमेंट इथाइलिन की कि ये synchronizing fruit sets in pineapples के लिए इसको डाला जाता है, ये फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। It also induces flowering in mango. मैंगो में भी ये फ्लावरिंग करता है। Since ethylene regulates so many physiological processes, at least in realize तो हुआ कितना ज्यादा है ये। It is one of the most widely used PGR in agriculture. काम का भी बहुत है। The most widely used compound as source of ethylene is ethaphone. Ethaphone is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within plants and releases ethylene slowly. तो ये ऐसे slowly ethylene release कराएगा। Ethaphone hastens fruit ripening. सड़ाता है fruits को, tomatoes and apples, and accelerates abscission of flowers and fruits, thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumber, thereby increasing their yield. तो cucumber में female flowers ये क्या बोलते हैं, लाइक फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। ये इतनी सारी चीजें इथाइलिन करता है। गुड। लास्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। लास्ट, as mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy, but like other PGRs, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development. इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। देखो, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया था। It acts as general plant growth inhibitor and inhibits an inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits seed germination. सबसे पहले तो ये seed germination inhibit करता है। फिर ABA stimulates closure of stomata and increases tolerance of plants to various kind of stress. बहुत सारे stress से tolerance बढ़ाता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस में भी ये स्ट्रॉन्ग रखेगा। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हार्मोन है ये। ABA plays an important role in seed development, maturation, dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. फिर in most situations, ABA acts as antagonist to gibberellic acid. तो ये ये और गिबरेलिक एसिड के अपने अलग झगड़े हैं। तो दे आर लाइक ऑपोजिट हार्मोन्स। एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट ऑफ गिबरेलिक एसिड। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR. We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play. Okay. Such roles could be complementary or antagonistic. These could be individualistic or synergistic. तो ये इतने टाइप के कितने मस्त वर्ड लिखे हैं एनसीईआरटी ने। तो ये इतने ऐसे ऐसे रोल्स हो सकते हैं। कभी एंटागोनिस्ट रोल होगा, कभी प्रमोटिंग रोल होगा, कभी इनहिबिटिंग रोल होगा, अभी कभी दो हार्मोन्स के झगड़े भी चल रहे होंगे। तो ऐसी चीजें होती रहती है। नेक्स्ट है, कितना बोला है हार्मोन्स के बारे में। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर interact to affect that event. Example, dormancy in seeds, buds, abscission, senescence, apical dominance. इन सब चीजों में more than one हार्मोन का हाथ है। देखा हमने कि कितने सारे हार्मोन्स, मतलब पांचों में से बहुत सारे हार्मोन्स डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉर्मेंसी रोक रहे हैं। तो उनका चालू है अपना कुछ कुछ। Remember, the role of PGR is only one kind of intrinsic control. Along with genomic control and extrinsic factors, they play an important role in plant growth and development. Many of extrinsic factors such as temperature, light, control plant growth and development via PGR. Some of such events could be vernalization, पढ़ेंगे आगे, flowering, dormancy, seed germination, plant movements. ये सारी चीजों को affect होता है। We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them the extrinsic factor on initiation of flowering. इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म। तो फोटोपीरियोडिज्म होता क्या है? प्लांट्स सनलाइट को रिएक्ट करते हैं। हर एक प्लांट्स की अपनी अपनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स है। तो जो प्लांट्स को ज्यादा सनलाइट लगती है, एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्लावरिंग होने के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्लांट की अपनी अलग अलग नीड है। कोई प्लांट को सनलाइट कम टाइम के लिए चाहिए, कोई प्लांट को ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, कोई प्लांट को लाइक अपने अपने हिसाब से उनका चालू है।
तो जिनको सनलाइट बहुत देर के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। जिनको कम टाइम के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। जिनको जो डे न्यूट्रल है, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। इट आल्सो सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। हाँ, ये देखो कितनी देर हम एक प्लांट लाइट से एक्सपोज है वो ये मेजर कर सकते हैं अंदर के अंदर, तो उनका वो वैसा होता है। फ्लावरिंग तभी होंगी जब उनको एकदम ऑप्टिमम जितना उनको चाहिए उतना ही सनलाइट मिले, एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए उनको। बहुत सारे अगर शॉर्ट डे प्लांट्स है तो उनको लाइक बहुत ज्यादा लॉन्ग डे नहीं चाहिए, वो नाइट में ज्यादा प्रिफर करते हैं रहना, तो वैसी सारी चीजें हैं। It is now also known that not only duration of light period but the duration of dark period is also of equal importance. मैंने बताया अभी कि डार्क पीरियड भी उतना ही important है प्लांट के लिए. Hence it can be said that flowering in certain plants depends not only on combination of light and dark exposure but also their relative durations. उनके relative durations की कितना है, कितना light period है, कितना dark period है, उस पे भी depend करता है flowering. This response of plants to period of day night is termed as photoperiodism. तो ये जो पूरा टॉपिक है photoperiodism का यही है कि कितने देर के लिए एक प्लांट को लाइट की जरूरत है, डार्क की जरूरत है. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to the flowering, they shoot apices of plant by themselves cannot pursue photoperiods. Photoperiods कौन परस्यू करता है? लीफ. ये बात अपने दिमाग में भर लो कि फोटोपीरियड सिर्फ लीफ परस्यू करता है. The site of perception of light dark duration are the leaves. It has been hypothesized that there is hormonal substance that is responsible for flowering. ये एक hypothesis है कि hormonal substance है वो. This hormonal substance migrate from leaves to shoot apices for inducing flowering. Flowering induce करने के लिए ऐसा मतलब hypothesis है कि leaves से एक hormonal substance इन्होंने pursue किया photoperiod. ये leaves जांचती है, यहाँ से वो हार्मोन गया शूट अपाइसेस के पास और फिर उसने डिसाइड किया फ्लावरिंग एंड ऑल ये सारी चीजें. When the plants are exposed to necessary inductive photoperiod. When the plants are exposed to necessary inductive photoperiod. अभी लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो है वर्नलाइजेशन, दूसरा है सीड डोर्मेंसी. वर्नलाइजेशन क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ठंडा एनवायरमेंट चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए. एक बार ठंडा एनवायरमेंट हो गया कि उसके बाद वो फ्लावर करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं वर्नलाइजेशन. There are plants for which flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to low temperature. Very low temperature पे उनको कितना exposure मिलता है उस पे depend करेगा वो flower कैसे करेंगे. This phenomenon is termed as vernalization. It prevents precocious reproductive development late in growing season and enables मतलब पहले ही डेवलपमेंट नहीं हो जाए ना, जल्दी से फ्लावर्स ना आ जाए, एक प्रॉपर टाइम के बाद फ्लावर आए, बिकॉज बाद में ठंडी पड़ेगी तो लाइक ये फ्लावर एंड ऑल मर जाएंगे ना, इसलिए पहले फ्लावर ना आए, एक प्रॉपर टाइम पे फ्लावरिंग हो, इसलिए इसको बोलते हैं मतलब ये मैकेनिज्म है उनमें. इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस reproductive development late in growing season and enables plant to have sufficient time to reach maturity. Vernalization refers specially to the promotion of flowering by period of low temperature. Low temperature provide करके हम like flowering induce करा देते हैं. Some important food plants, wheat, barley, rye have 2 kinds of varieties, winter and spring varieties. ये 2 type of varieties होती है. देखो, the spring variety is normally planted in spring. इसको spring में plant किया and come to flower and produce grain before end of growing season. Spring में plant कर दिया तो growing season के पहले की हमें मिल जाती है. Winter varieties, however, if planted in spring, would normally fail to flower and produce mature grain within the span of flowering season. अगर winter varieties को हम spring में plant कर देंगे तो it will fail to flower, obviously. Hence they are planted in autumn. उनको autumn में plant किया जाता है. देखो अभी इनका mechanism कैसा है. स्प्रिंग वैरायटीज का सिंपल था. विंटर वैरायटीज में क्या होता है? हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम. इनको ऑटम में प्लांट किया जाता है. दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स. ऑटम में प्लांट किया, विंटर में लाइक स्मॉल सीडलिंग्स आ गए. रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में वो रिज्यूम कर देते हैं अपनी ग्रोथ को एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर. तो ये ऐसा इनका चालू है पूरा. Another example of vernalization is seen in biennial plants. तो biennial plants में देखने मिलता है. Biennial are monocarpic plants that normally flower and die in second season.
सेकेंड सीजन में ये फ्लावर करके मर जाते हैं, अपना अपना स्वर्गवास हो जाता है इनका। शुगर बीट, कैबेजेस, कैरोट्स आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बायनियल्स। ये तीनों नाम याद रखना, sugar beet, cabbages, and carrots. Subjecting the growing of biennial plant to a cold treatment stimulates subsequent photoperiodic flowering response. देखो, हमें पता है कि जो जो प्लांट्स है उनको लाइक एक टाइम ठंडा टेम्परेचर देने के बाद वो फ्लावर करते हैं। तो अगर ये बात हमें पता है, उनका वो मैकेनिज्म है, तो हम उनको ठंडा टेम्परेचर इंड्यूस करा के देते हैं जस्ट बिकॉज वो फ्लावरिंग करें। ये सारा मैकेनिज्म है। तो वर्नलाइजेशन इतना ही था, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता तो नहीं है, बट ठीक है। नेक्स्ट है सीड डोमेंसी। देयर आर सर्टेन सीड्स व्हिच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल रहने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं करते, क्यों? ऐसा क्यों? सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी, ये डॉर्मेंसी में होते हैं, पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी में होते हैं, नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट आर अंडर endogenous control or conditions within the seed itself। तो सीड के अंदर इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से ये चीज हो रही है। इम्पर्मिएबल हार्ड सीड कोट, अभी सीड ने ऐसा सीड कोट बना रखा है इम्पर्मिएबल, एकदम हार्ड। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स सच एज एब्सिसिक एसिड, phenolic acid, para-ascorbic acid and immature embryos are some of the reasons which cause seed dormancy। ये सारे रीजंस है। अभी इन तीनों को आप याद रखना, एब्सिसिक एसिड ये इनहिबिटर्स है, ओके। एब्सिसिक एसिड, phenolic एसिड और para-ascorbic एसिड, ये तीनों है इनहिबिटर्स। इनके वजह से फिर हार्ड सीड कोट की वजह से सीड डॉर्मेंसी में होता है। This dormancy, however, can be overcome through natural means and various other man-made measures. For example, the seed coat barrier in some seeds can be broken by mechanical abrasions. Mechanical abrasions की वजह से using knife, sandpaper, इन सारी चीजों से हम सीड की डॉर्मेंसी हटा सकते हैं। Vigorous shaking करने की वजह से, मतलब करने से। In nature, these abrasions are caused by microbial action. Microbial action होगी उन पे, and passage through digestive tract of animals। तो digestive tract से भी पास हो गए अगर किसी एनिमल के, from mouth to anus। फिर उसके बाद मे बी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होने के बाद वो सीड को टूट जाए, ये सारी चीजें होती हैं। Effect of inhibitory substances can be removed by subjecting seeds to chilling conditions or by application of certain chemicals like गिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। ये लाइन का मीनिंग ये है कि ये जो भी हमारा एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड, इन सब का असर हमें मिटाना है, क्योंकि इन सब ने तो ऐसा असर कर रखा है कि नहीं, जर्मिनेशन नहीं होने देंगे। उनका लाइक अपना है जर्मिनेशन के अगेंस्ट। लेकिन इनका असर मिटाना है तो कैसे मिटेगा? एक तो चिलिंग कंडीशंस, हमें एकदम कोल्ड कंडीशंस देनी पड़ेगी तो जाके वो सीड जर्मिनेट करेगा। नहीं तो हम सर्टेन केमिकल्स लाइक गिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, गिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट्स हम डालेंगे। याद आया कि एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट कौन था? गिब्रेलिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से जो इनहिबिशन हो रखा है वो गिब्रेलिक एसिड मिटा सकता है। Changing the environmental conditions such as light and temperature are other methods to overcome seed dormancy। ये अदर मेथड्स है, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजों में चेंजेस करना। हो गया ये चैप्टर। सो थैंक यू, बाय बाय।